डॉलर ने तमाम हदें पार कर दी हैं। देखो हर चीज की हद होती है। अब हमारी $1 अरब माना काम हो चुकी है इस वक्त। अभी आपको एक मिनी बजट भी लेके आना है जिसमें जो रेवेन्यू है वो पूरा करना है तकरीबन 200 अरब रुपए के। ये मेरी एजाज की बात होगी। एक पीस एम्बेसडर बन के पाकिस्तान की तरफ से जाऊंगा। 67 के करीब जगह हैं जहां से ये रोड खुला हुआ है और इंतहाई बेज़ाब्तगी है इस रोड पे। मेरा सिर्फ एक मुतालबा है, हमें सर्विस रोड दे दो। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सुबह बखैर आपको मैं कह तो रही हूँ लेकिन दिल ऐसे चाह नहीं रहा है। एक आयत शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे आपके साथ कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी कि अगर आप सब्र करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी ख़त्म हो सकती है और सब्र और शुक्र करना ज़रूरी है हमारे यहाँ। और जो मुल्क के इस वक्त सियासी और मौशी सूरत हाल चल रही है उसमें हम इसके अलावा और कुछ कह नहीं सकते कि सब्र करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह की तरफ ही देख सकते हैं, अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम फरमा, हमारी आवाम पर रहम फरमा। कि इस वक्त जो महंगाई की एक फिजा गर्म है, एक लहर दौड़ रही है, एक शख्स 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, ना अपने बच्चों को दे सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, बहुत ही आगे संगीन सूरत हाल पैदा होने वाली है। अशिया खुर्दनोश की किल्लत होने वाली है क्योंकि रमज़ान आगे सर पे खड़े हुए हैं। डॉलर की उड़ान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, एलसियां खुल नहीं रही हैं, तमाम लोग परेशान हैं। सिर्फ हम ही ताजिर बरादरान भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अक्सर हम अपने शोज़ में उनको लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनसे बात करके उनकी परेशानियां सुनते हैं कि उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी समझ ये नहीं आता कि हमारे हुक्मरान, हमारी हुकूमत इन तमाम मसाइल पे कान क्यों नहीं धरती है। वो क्यों नहीं ये सोचती है कि आवाम के बारे में कुछ सोचे। आवाम इतनी तकलीफ से गुजर रही है, इतनी परेशानी से गुजर रही है। जब आप ये हुकूमत में आए थे, ये हुकूमत लाए थे, तो आपने कहा था जी मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। कपड़े बेचकर आटा सस्ता करना तो दूर की बात है, आपने तो आवाम के मुंह से निवाला ही छीन लिया है। ना तनख्वाहें बढ़ रही हैं, ना आप किसी तरह का कोई रिलीफ पैकेज इशू कर रहे हैं ताकि आवाम को कहीं तो रिलीफ पहुंचे। आवाम के बारे में नहीं सोचना जी, बस हमें सोचना है हमारी कुर्सी के बारे में, हमारे इक़्तिदार के बारे में। एक दूसरे से इंतकाम की कार्रवाइयां जारी हैं जो हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी मौसी सूरत हाल पे भी बहुत असर पड़ रहा है। आखिर में होगा क्या, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। इंतकाम की सियासत ने मुल्क में हलचल मचा दी। फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर इस्लामाबाद अदालत में पेशी, तो दूसरी जानिब कार्य सरकार में मुदाखलत पर PTI रहनुमा फरूख हबीब के खिलाफ भी डकैती समेत दीगर दिफात मुकदमा दर्ज। इमरान खान की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत। डॉलर पर लगे कैप के हटते ही ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी, 255 रुपए से भी तजावुज कर गया। पाकिस्तानी रुपया मजीद डी वैल्यू हो गया। मईशत पर मंडलाते बहरान को कैसे संभाला जाएगा, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। साइकिल पर सियाचिन, शहीद कर्नल शेर खान चोटी और अब अगला टारगेट सऊदीया। कौमी रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट साकिब रहमान आज बनेंगे दुनिया बोल है के मेहमान। इंसानियत की खिदमत में पाकिस्तानी पेश हेलोइन पार्टी में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाने वाले पाकिस्तानियों की खिदमत की आलमी सतह पर पजराई। साउथ कोरिया ने एजाजी अवार्ड से नवाज दिया। क्या बात है, जहां हम कहते हैं कि पाकिस्तानियों के बारे में कि जी हम में कुछ ना कुछ बुराई भी है, वहां आप देखिए हम पाकिस्तानियों में अच्छाइयाँ कितनी है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर साउथ कोरिया में हेलोइन पार्टी में एक हंगामी सूरत हाल में पाकिस्तानी शख्स ने अपनी जान की परवाह ना की और सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाई। आज इससे जानेंगे मजीद कि एक्चुअली हुआ क्या था, पूरी सूरत हाल क्या थी कि उन्होंने किस तरह से इतना एक्शन से भरपूर एक सामना किया जिसकी वजह से उनको माशाल्लाह से अवार्ड से नवाजा गया। फिलहाल नजर डालते हैं कुछ टॉप ट्रेंड्स पर। तो इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में है बाबर आजम। और बाबर आजम क्यों टॉप ट्रेंड में, वो इसलिए कि कल मेंस ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड उन्होंने अपने नाम करवा लिया है। टॉप 10 में कल से अब तक 22,000 से ज्यादा सारिफीन
ट्वीट कर चुके हैं। और याद रहे, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने अपने नाम एक ही दिन में दूसरा एजाज हासिल किया है। आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, बाबर आजम ने ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 जीतने के बाद अब एक सोबर ट्रॉफी है वो भी अपने नाम की है, जिसकी वजह से बाबर आजम टॉप 10 में शामिल है। और उनके फैंस बहुत खुश हैं और कह रहे हैं कि जी बाबर आजम के जितने भी जो लोग उन पर तनकीद कर रहे थे उनकी कप्तानी के ऊपर, तो आप देखिए उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉप ट्रेंड की जानिब, और ₹255 भी टॉप ट्रेंड बना हुआ है। और ये क्यों बना हुआ है ये हम सब जानते हैं, दुखती रग पे हाथ मारी, क्योंकि डॉलर 255 से तजावुज कर गया है, जिसके बायस सारिफीन ये ट्रेंड चला रहे हैं कि अब तक हजारों सारिफीन इस पर ट्वीट कर चुके हैं। और तमाम लोग परेशान हैं क्योंकि रुपए की कदर मुस्तकिल डी वैल्यू होती चली जा रही है और डॉलर की उड़ान है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह जाने हमारा आगे क्या होगा, क्योंकि श्रीलंका डिफॉल्ट कब किया था ये हम जानते हैं, जब वो 245 पे हुआ था, आई थिंक वो डिफॉल्ट कर गया था। और हमारी सूरत हाल अब ये है कि पाकिस्तान का जो रुपया है हमारा 255 से भी तजावुज कर गया है। अगले टॉप ट्रेंड की जाने बढ़ते हैं। इसके अलावा टॉप ट्रेंड में शामिल है रिलीज फवाद चौधरी भी टॉप ट्रेंड में शामिल है, क्योंकि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद से ही ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। सारिफीन की जानिब से फवाद चौधरी को फौरी रिहाई के लिए कहा जा रहा है और इसलिए ये टॉप ट्रेंड चलाया जा रहा है। और अब तक 10,000 से ज़ायद सारिफीन इस पर ट्वीट भी कर चुके हैं। तो ये तो थी आपने जाने आपने, लेकिन आपको फिलहाल पॉलिटिकल सूरत हाल से आपको आगाह करें तो बताएं कि इंतकाम की सियासत ने मुल्क में हलचल मचा दी है। और फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर इस्लामाबाद अदालत में उन्हें पेश किया गया है। तो दूसरी जानिब कार्य सरकार में मदाखलत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब के खिलाफ भी डकैती समेत दीगर दफात का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इमरान खान की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर भरपूर मजम्मत उन्होंने की है। हम मजीद जानेंगे क्योंकि समाअत चल रही है अभी फवाद चौधरी के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे नुमाइंदे एहतिशाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जानेंगे, उनकी जाने बढ़ेंगे। जी बताइएगा कि बराह रास्त आप हमें आगाह कीजिए, एहतिशाम इस वक्त क्या अपडेट हैं आपके पास फवाद चौधरी के हवाले से, उनकी समाअत के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं F8 कचहरी में मौजूद हूँ। आपको तस्दीक करता चला हूँ, हाई कोर्ट नहीं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और फवाद चौधरी जिनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, आज उनको रिमांड पे मुकम्मल होने के बाद दोबारा अदालत में पेश कर दिया गया है। इस वक्त मैं आपको अदालत की सूरत हाल बताता चलूँ तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमा बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। अदालत के अंदर जो है केस की समाअत जारी है। फवाद चौधरी के जो वकील हैं बाबर अवान, उन्होंने अपने दलाइल दे रहे हैं। इससे कबल जो है इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो उन्होंने अपने दलाइल दिए और उनके दलाइल में उन्होंने दोबारा से रिमांड फवाद चौधरी का मांगा है। आपको मैं इस वक्त बताता चलूँ कि इससे कबल 2 दिन का रिमांड लिया गया था। फवाद चौधरी ने जो मीडिया टॉक की थी उसका सारा जो है मवाद इनके पास मौजूद है। उसके बावजूद फवाद चौधरी का जो है रिमांड मांगा गया और रिमांड दे दिया गया था। आज दोबारा रिमांड मांगा जा रहा है। अदालत के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको रोका गया, साफियों को रोका गया। इस वक्त श्री मजारी हैं, अली अवान और बेशुमार जो रहनुमा हैं अदालत के बाहर मौजूद हैं, उनको अदालत के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। फवाद चौधरी अदालत के अंदर मौजूद हैं, वकला की पूरी टीम उनकी अदालत के अंदर मौजूद है। और उस वक्त जो है दोनों तरफ से जो दलाइल दिए जा रहे हैं, एक तरफ से फवाद चौधरी का रिमांड मांगा जा रहा है और दूसरी तरफ उसके जो है मुखालफत की जा रही है। और डॉक्टर बाबर अवान ने अदालत को बताया कि फवाद चौधरी का रिमांड तो बनता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मीडिया टॉक की है और उसका रिकॉर्ड सारा मौजूद है। फवाद चौधरी इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि उन्होंने ये बात की है, तो इसमें रिमांड बनता नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो वकील है उन्होंने अदालत से सजा की है कि फवाद चौधरी का मजीद रिमांड दिया जाए। इस वक्त आपको मैं बताता चलूँ तो कचहरी के बाहर एक माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं और उन्होंने एक मुसलसल नारेबाजी करते हुए फवाद चौधरी को रिहा करने के नारे लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त जो है पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनमें दक्कम पेल नजर आ रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अदालत के अंदर जाना चाह रहे हैं, लेकिन जी बिल्कुल फवाद चौधरी को अदालत के वक्त से पहले ही पेश कर दिया गया। उसकी वजह कुछ सामने आई कि अदालत के वक्त से पहले ही क्यों पेश कर दिया गया था? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि इससे कब जो फवाद चौधरी को जब पहली बार अदालत में पेश किया गया तो इनके ऊपर एक वाइट कपड़ा डाला गया जो कि दहशतगर्दों के ऊपर डाला जाता है। आज दोबारा जब फवाद चौधरी को अदालत के वक्त से पहले ही अदालत में पहुँचा दिया गया और जो कचहरी का पूरा एरिया है इसको कार्डन आउट कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, सहाफ़ी हैं, सबको बाहर रोक दिया गया और अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया। जी
सही, हम जानते रहेंगे मुस्तकिल आपसे। एहतिशाम, हमें अपडेट करते रहिएगा। बहुत आपका। आपने जाना कि जी फवाद चौधरी को अदालत के वक्त से पहले ही वहां ले जाया गया, और पहले भी हमने देखा था कि जब उनका पहले अदालत में पेश किया गया था तो भी उनके चेहरे पे सफ़ेद कपड़ा डाला हुआ था, हाथों में हथकड़ियां लगाई हुई थी। जैसा सलूक एक टेररिस्ट के साथ होता है, एक दहशतगर्द के साथ होता है, वैसा सलूक उन्होंने एक तहरीक इंसाफ के नायब सदर रह चुके हैं उनके साथ किया। लेकिन तरीक़ेकार नहीं है इस तरह का, और सबने इसकी मजम्मत भी की है। जी दहशतगर्दों के साथ तो इस तरह का हमारी अदालतें सलूक नहीं करती, पुलिस सलूक नहीं करती, फिर इतनी सख्ती क्यों? उन्होंने आखिर ऐसा कहा क्या था? ECP के बारे में उन्होंने कहा था, उनको उनके खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो लेकिन ये दहशतगर्दी के ज़मरे में तो नहीं आता कि अब इस तरह का सलूक करें। फवाद चौधरी के सब हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मनाजिर आप लाइव है, सब बराह रास्त हम आपको इस्लामाबाद से बराह रास्त दिखा रहे हैं स्क्रीन पे ये मनाजिर, जहाँ पे आप देख सकते हैं शीरी मजारी भी हैं, बाबा रवान भी हैं, वो अदालत के बाहर खड़े हुए हैं, उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस की भारी नफरी देखने में नजर आ रही है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे कारकुनान हैं, काफ़ी जोश और जज्बा है उनमें, और फवाद चौधरी की रिहाई के लिए नारे बुलंद किए जा रहे हैं। वहाँ पे स्क्रीन पे ये मनाजिर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। आपको बताते चलें कि 2 दिन पहले पाकिस्तान में डॉलर रेट से कैप यानी कि हदबंदी ख़त्म होने के बाद डॉलर की खरीदो फरोख्त का नया रेट जारी हुआ था और पाकिस्तानी रुपया मजीद कमज़ोर हो गया। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी कि 255 रुपए से भी तजावुज़ कर गया है। और दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान IMF की शराइत मानने को तैयार है, यानी आने वाले दिनों में डॉलर मजीद महंगा होगा। कल मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने भी अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। इसी पर बात होगी, लेकिन इससे पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि डॉलर महंगा होने से एक आम पाकिस्तानी कैसे मुतासर होता है और इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता रोटी का हुसूल भी कितना मुश्किल हो जाएगा। इससे मजीद बात करेंगे। मलिक बुस्तान हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्सचेंज के। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा, यानी कि आपने जो कैप ख़त्म किया है, हदबंदी ख़त्म की है डॉलर पे, उसके बाद खरीदो फरोख्त का एक नया रेट जारी हुआ था, लेकिन कर मार्केट में जो कुछ भी हुआ, क्या इसकी उम्मीद थी आपको कि डॉलर ने तमाम हदें पार कर दी हैं? ये सोचा था आपने कैप ख़त्म करने से पहले? हाँ बिल्कुल, हमारे ये ज़हन में था। और कैप कहते हैं ना, हमारी कौम तो किसी हालत में खुश नहीं। कुछ दिन पहले सारे कह रहे थे कि डॉलर को मुस्लिम रोका हुआ है, कैप लगाया हुआ है, और अगर इसकी हकीकी वैल्यू ये है और अब कैप हटा दिया है तो आप कह रहे हैं ये कैप हटाया क्यों? अब तो देखो, हर चीज़ की हद होती है। अब इस हद तक हम लोग पाकिस्तान की, जैसे आप बता रहे थे, मैशत डूब चुकी है, तो उसको बचाने के लिए डॉलर का कैप हटाना जरूरी था, क्योंकि इसको डॉलर की जरूरत है। और डॉलर होगा तो पाकिस्तान भी बच जाएगा, डॉलर नहीं होगा तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। और जिनके पास डॉलर है वो उनकी एक्सपोर्टर ने कोई 8 से 10 अरब डॉलर बाहर रोके हुए थे, और उनका एक ही मुतालबा था कि मार्केट का रेट जो है इस वक्त 250 से 270 के करीब है, तो हमें ये रेट मिलेगा तो हम अपने डॉलर ले आएंगे। तो ये चीजें देखते हुए ब्लैक, क्योंकि सारा पैसा ब्लैक मार्केट में जा रहा था, आपने देखा बरकर हमारी 1 अरब डॉलर माना कम हो चुकी है इस वक्त। एक्सपोर्ट हमारी 3 अरब से कम होकर 2 अरब डॉलर पे आ गई है। 2 अरब डॉलर का मतलब साल के 24 अरब डॉलर बनते हैं। और इस चीज को देखते हुए, क्योंकि जितना भी इम्पोर्ट का माल जो कि फिर रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट होता था, और ना पेमेंट ना होने की वजह से वो एक्सपोर्ट इतनी डिक्लाइन कर गई है। और हवाला ऑपरेटर ने, क्योंकि वहाँ रेट 20-30 रुपए ज्यादा दे रहे थे। मलिक साहब, कैप हटाने के बाद भी कोई नतीजा हमें, कोई अच्छा नतीजा हमें नजर नहीं आया, उल्टा बल्कि डॉलर और बेकाबू हो गया है और मुश्किलात का ही सामना करना पड़ रहा है। ये कैप हटाने का डिसीजन आपका अपना था, किसी ने कहा था हुकूमत की जानिब से, स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया था आपको? नहीं, ना हमें कैप लगाने का कोई कहता है ना हटाने का कहता है। ये हमारा अपना इंटरेस्ट है, फैसला होता है, और हमारा ये फैसला हमेशा कामयाब रहा है। और ये डॉलर का जो था, हमने बोतल में बंद कर कैप लगाया था, लेकिन अब इतना जोरावर हो रहा था कि बोतल तोड़ के पूरे सिस्टम को ना हटाते, पूरे सिस्टम को ब्रश कर देता। तो ये हमने पर वक्त उठाया और इसका नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा। जो कल आपने देखा, लोगों को इस चीज का इल्म नहीं होता कि टेक्निकली क्या चीज। इस वक्त कल जो मैं ब्लैक मार्केट की बात कर था, 20 रुपए का फर्क होता था इंटर बैंक में और ब्लैक मार्केट में, जो कि अल्लाह का शुक्र कम होकर 5 रुपए पे आ गया। जब पाकिस्तानियों को और जो डॉलर देने वालों को पता चलेगा कि बैंक का रेट और ब्लैक मार्केट रेट नैरो है, तो वो ज्यादातर हर आदमी कोशिश होती है कि अपने बैंकों को और अपनी के उनको डॉलर दे। तो हमारा टारगेट यही ब्लैक मार्केट और हवाला मार्केट को खत्म किया जाए। जब तक ये खत्म नहीं होगी, लोगों को इसके मुताबिक रेट नहीं मिलेगा, तो फिर डॉलर 2 अरब डॉलर हमारे माना
हमारे सिस्टम से आउट होकर ब्लैक मार्केट की तरफ चले गए। अगर हम अगर भी कैप ना हटाते थे, सारा अगर पैसा उधर कन्वर्ट होता तो फिर तो हम डिफॉल्ट कर जाते। डिफॉल्ट से बचने के लिए सारे इक़दाम किए जा रहे हैं और वक्ती तौर पर डॉलर बढ़ा गिरेगा भी। हमारी डिमांड जब भी पूरी होगी और हम इसको गिराएंगे भी। इसके मिसाल आपके सामने है, आज से 3 महीने पहले सैलाब से पहले यही डॉलर 255 में कुछ देने को तैयार नहीं था। यही बातें जो आज हो रही हैं उस वक्त यही बातें हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र हमने कैप लगाया और डॉलर 250 में खरीदने को तैयार नहीं था। सैलाब ने हमारे तमाम किए किराए पे पानी फेर दिया। तो इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे, जिस डिमांड पूरी हो जाएगी, जो डिमांड करना जरूरी है, पाकिस्तान को बचाना जरूरी है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे डॉलर का रेट गिरेगा भी नहीं। और हाई रेट पे डॉलर को गिराना बड़ा आसान होता है, लो रेट पे लोग होल्ड कर लेते हैं और इंटरवेंशन आपकी नाकाम हो जाती है। सही, तो इस एग्जाम के बाद आपको लग रहा है मलिक साहब की एलसीआं खुल जाएंगी अब? हाँ बिल्कुल, अब तो हुकूमत ने बड़ा फ्री हैंड दे दिया कि आपके जिनके देखो लोगों को चीजों का इल्म नहीं होता कि आया हमारे साथ हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ। हमारे साथ समझो अपने ने हाथ कर दिया। क्या हुआ, क्या है, क्या हुआ है आप बताएं। पाकिस्तान के साथ इतना बुरा हुआ है, हमारी सब मईशत डूब गई है, हमारी लोगों के पास हमारे इंपोर्टरों की हवस है जो कि पाकिस्तान को डुबो दिया इसने। और पाकिस्तान के जितने भी कर्जे हैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट बिल पे हुए हैं। कोई ना वेलफेयर पे हुए हैं, ना किसी प्रोजेक्ट पे हुए हैं, ना किसी मैन्युफैक्चर पे हुए हैं। और इन लोगों ने इतनी इम्पोर्ट की, इनके ऊपर कोई जब आज लगाई गई, हुकूमत ने ये फैसला किया कि आप भी इम्पोर्ट कर कम नहीं करेंगे तो हमारा 8 अरब डॉलर इम्पोर्ट अपनी तरफ पे करेंगे। तो उन्होंने कहा जी जो भी अब जरूरी चीजें, लेकिन इम्पोर्ट हम कम कैसे कर सकते हैं मलिक साहब? 98-99% तो हम तमाम चीजें इम्पोर्ट ही करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो मेडिकल डिवाइसेज हो हमारी, चाहे वो हमारी खाने पीने की अशिया हो या फिर आपकी कॉस्मेटिक्स हो। चलो लग्जरी आइटम को तो छोड़ देंगे, बाकी तमाम चीजें भी तो हम इम्पोर्ट ही करते हैं। देखो बेटा, मैं आपको ये बात बताता हूँ, लोगों को भी बताना चाहता हूँ क्या हुआ क्या है, पूरी सुन लें मेरे लोगों का। जो आज की बात भी पराया ने हाथ नहीं किया, अपनों ने हाथ किया। अब हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम वो चीजों को प्रायोरिटी देंगे जो कि जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी इम्पोर्टर अब एलसी खोलने से पहले एनओसी लेगा फिर एलसी खोलेगा। इसका जब देखा इन्होंने कि इम्पोर्टर ने ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम अपने मनमानी चीजें और बंद चीजें मंगा नहीं सकेंगे। तो इन्होंने बगैर एलसी के ये जो पड़ा है ना, इसमें 70% वो माल है जो बगैर एलसी के इन्होंने बाहर से मंगवाया है। और ये मलिक साहब हमारे बुस्तान साहब हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर आबिद सुलैरी मईशात है हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। डॉक्टर आबिद सुलैरी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। फेब में सुनने में आ रहा है कि मिनी बजट हुकूमत लेके आ रही है, तो मिनी बजट जो आ रहा है कैसे देख रहे हैं इस मिनी बजट को? क्या इसमें आवाम के लिए कुछ रिलीफ होगा या दोबारा से आवाम की गर्दन ही दबाई जाएगी और खाल उधेड़ी जाएगी? देखिए, इस वक्त हमें रिलीफ को तो थोड़ी देर के लिए भूलना चाहिए। फिलहाल तो हमें ये देखना है कि मुल्क की मईशत जो है वो जिस सूरत हाल में है उसको फौरी तौर पे रिसेसिटेट करना है, रिवाइव करना है, जिसके लिए IMF की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। दोस्त ममालिक ने भी अपनी जो सपोर्ट है वो IMF के प्रोग्राम से मशरूत कर रखी है। तो फिलहाल तो हमने जो कुछ कमिट किया था IMF से उसको पूरा करना है। अच्छी बात है, देर आज दुरुस्त आयत के जो करेंसी का रेट है उस पर कैप इंटरबैंक में हट गया, मार्केट के मुताबिक रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये वक्ती तौर पे इससे पिंच हो गए, लेकिन इन द मीडियम टू लॉन्ग रन आप देखिएगा जो ही ये थोड़ा सा सेटल होता है तो चीज ये कम से कम जो भी रेट इसका फाइनल होगा वो एक सर्टेनिटी उस रेट पे आ जाएगी। ये जो ब्लैक मार्केट बन गई थी ये रुक जाएगी। इसके अलावा अभी आपको एक मिनी बजट भी लेके आना है जिसमें जो रेवेन्यू है वो पूरा करना है। तकरीबन 200 अरब रुपए के नेट टैक्सेस होंगे, जो कि हुकूमत कह रही है कि ज्यादा उनका असर जो है वो साहब सरबत लोगों पे होगा। अभी 1 फरवरी को मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि जो इस पे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे हुकूमत ने जो सख्त स्टैंड ले रखा था डीजल की लेवी ना बढ़ाने का, उसको भी रिवाइज कर दे ताकि वो भी एक शर्त पूरी हो जाए। और आखिरी शर्त जो रह जाएगी वो बिजली और गैस के बिल है, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इतने यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए नहीं बढ़ाना, बाकी सबके लिए बढ़ाना है। तो ये चीज़ें पूरी होंगी तो IMF का प्रोग्राम चलेगा।
वो पूरा होता है तो फिर आपके पास सुलैनी साहब, IMF की शराइत मानी जाएंगी तो आगे हमारी मईशत चलेगी, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद आवाम का क्या होगा? आवाम तो मजीद महंगाई की दलदल में फंस जाएगी। और दूसरी बात ये पूछना चाहूंगी आपसे, तो ये जब हुकूमत आई थी तो ये इतने बड़े बड़े दावे करके आई थी, डार साहब का कहना था कि जैसे ही मैं जहाज में बैठा तो मार्केट ने अपना काम करना शुरू कर दिया, डॉलर जो है वो कंट्रोल हो गया, डॉलर पे डार का डर, ये तमाम चीजें हम देख रहे थे। लेकिन हुकूमत तो ठंठन गोपाल निकली, उनके आने से भी कोई मईशत ना संभली, बल्कि इतने एक्सपीरियंस लोग थे तो बकौल इनके हम हुकूमत के कि जी हम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, हम आके मईशत को कंट्रोल कर लेंगे, उल्टा तो इन्होंने मईशत का पट्टा बिठा दिया है। देखिए इस वक्त तो जो अवाम और महंगाई का जो उनको है वो तो हमारे पास दो चॉइसेस है। एक चॉइस तो ये है कि मैं बहुत महंगा पेट्रोल खरीदूं, बहुत महंगा डीजल खरीदूं, बहुत महंगा मिट्टी का तेल खरीदूं, बहुत महंगा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा महंगा होगा जाहिर है। और दूसरी चॉइस ये है कि मैं पाकिस्तान में ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट ही ना कर सकूं और उसके लिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हो। एक चॉइस ये है कि मैं जाऊं और जो एंटी एलर्जी आजकल हर एक को चाहिए जो कि नहीं अवेलेबल या बाकी दवाइयाँ उनके लिए मैं मारा फिर रहा हूँ और मैं 10 मेडिकल स्टोर जाकर ढूंढ रहा हूँ, ब्लैक में जाकर खरीद रहा हूँ। दूसरा ये है कि जी वो डॉलर का इनफ्लो आ जाए, रॉ मटेरियल आना शुरू हो जाए और उसकी अवेलेबिलिटी हो जाए। तो फिलहाल जो पाकिस्तानी अवाम के लिए चॉइसेस हैं वो तो बहुत सिंपल चॉइस है कि या चीज़ें महंगी होंगी या चीज़ें बिल्कुल ही ना हो और उसके लिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हो। तो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा, यानी मुझे पता है कि पिंच करेगा और IMF प्रोग्राम भी यही कह रहा है कि आप सोशल सेफ्टी नेट्स उनको भी साथ में बढ़ाएं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या बाकी। ज़रारी साहब तो ये हो गया कि आवाम के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, सिर्फ इसके कि वो बैठ के हुकूमत का मुंह देखे कि हुकूमत जो भी कर रही है वो करे, कि ये चॉइस तो हम कर ही नहीं सकते कि ये तो महंगा आइटम खरीदें या फिर आइटम हो ही ना, या हमारे अद्वियात तक नहीं मिल रही है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आबिद सुलैरी हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ मलिक बुस्तान, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बुरी सूरत हाल है, ये बात साबित हो गई, बता भी डॉक्टर सुलैरी साहब ने कि हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, या तो हम तमाम चीज़ों से महरूम हो जाएं या फिर महंगाई को बर्दाश्त करें। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। व्यूअर्स, आज जुम्मे का मुबारक दिन है और माह रजब का पहला जुम्मा है। आप जानते हैं जुम्मे के दिन हमेशा हम एक सेगमेंट करते हैं आलिम के बोल, जहाँ पे हम हमारे पास मुफ्ती होते हैं, गेस्ट होते हैं जो कि हमें बताते हैं माहिर जो भी जुम्मे का दिन है उसके हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से हमें बताते हैं। तो आज मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि रजब के महीने की क्या फजीलत है, कि माह रजब का महीना इस्लामी तमाम महीनों से बहुत ही बाबरकत महीना और फजीलत वाला महीना समझा जाता है। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि माह रजब की फजीलत के बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा हमें और हमारे व्यूअर्स को भी। और कहा गया है कि शुरू के 3 दिन अगर रजब के महीने में आप रोजे रखें तो उसकी बहुत फजीलत है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वैसे तो तमाम अय्याम और महीनों का खालिक अल्लाह तबारक व तआला है और उसके यहाँ तमाम अय्याम बराबर हैं, लेकिन बाज़ अय्याम को उस मालिक कायनात ने बाज़ निस्बतों की वजह से इतनी फजीलत और अहमियत दी है कि वो मुख्तलिफ उम्मतों के लिए इंतहाई दर्जे के मुतबर्रिक और बाकमाल समझे जाते हैं। उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब तस्लीम में भी अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से ऐसे बहुत सारे महीने और अय्याम हैं जिन्हें हमारी शरीयत ने हमारे लिए आम दिनों और महीनों से हट कर बताया। जैसे माह रमज़ान है, माह शाबान है, और अय्याम में अगर देखें तो लैलतुल कदर है और इसी तरह ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा के दिन है, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है और आम हर हफ्ते के बाद आने वाला जुम्मे का दिन है। हम ये जो रजबुल मुरज्जब है, इस महीने की भी बहुत बड़ी फजीलतें हदीस मुबारक और रिवायात में आई हैं और इस माह मुबारक को इस्लामी तारीख के एतबार से भी बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। अगर हम इस महीने को देखें तो इसी माह मुबारक की 27वीं शब को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा मौजज़ा मेराज अता किया गया और इसी माह मुबारक के अंदर अगर हम देखें तो हजरत मौला कायनात, मौला कुल, मौलल मोमिनीन वल मुस्लिमीन हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलादत व शहादत हुई 13 रजबुल मुरज्जब।
इसी माह मुबारका में 22 रजब मुरज्जब को हजरत सैयदना जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह उनका यौम विसाल है, यौम शहादत है, उर्स का दिन है। और इसके अलावा 6 रजब मुरज्जब को हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स मुबारक है। दीगर सहाबा और औलिया किराम के आरास के दिन भी इसी माह मुबारका में है। और इसी महीने के इब्तदाई दिनों में रोज़ा रखने की फजीलत की बाबत भी रिवायात मिलती हैं। ताहम असल बात यह है जो कि हजरत इमाम कुर्तुबी ने लिखी है कि हर वो दिन जिस दिन इंसान अल्लाह की नाफरमानी करे, वो कोई भी दिन हो, वो दिन उसके लिए यौम वहीद है। और हर वो दिन जिस दिन किसी मुसलमान को अल्लाह की इबादत का मौका मिले, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में वो दिन गुजारे, तो वो दिन उसके लिए ईद और अजमत का दिन। माशाअल्लाह, सुभान सही। अच्छा, ये बताइएगा कुरैशी साहब की तारीख की बात करें तो कहा जाता है कि माह रजब के महीने में जंगें रोक दी जाती थी, जंगें भी नहीं की जाती थी। तो क्या इस मौजूदा दौर में भी लोग इस महीने में बुराई से दूर रह सकते हैं या नहीं? क्योंकि हम तो देखते हैं कि अब तो इस मौजूदा दौर में कोई महीना किसी के लिए कोई फजीलत का शायद अहमियत रखता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है इस महीने की फजीलतों के बारे में, वो तो हर बुराई के काम में लगे पड़े हैं। देखें, बुनियादी तौर पर एक कामिल मुसलमान वही होता है कि जिसे अपने दीन का इल्म हासिल होता है। कम अज कम उतना इल्म तो उसे हासिल होना लाजिम है। इसीलिए हमारे लिए कहा गया है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाला नबी अलैहि सलाम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और वो कितना इल्म फर्ज है कि जितने इल्म से हम हलाल और हराम को पहचान सकें, ताकि हलाल पे अमल करें, फराइज को जान सके, वाजिबात को, और जो मुहर्रमात और मंहियात हैं उनसे बच सकें, इतना इल्म हासिल करना हर तबके फिक्र, तबके जिंदगी के मुसलमान के लिए जरूरी है। तो बुनियादी तौर पर हम लोग जो दीन से दूर होने की वजह से हमसे ना महीनों की इज्जत और शर कदर है, ना शख्सियात की, ना रिश्तों की हमारे यहाँ कदर और अहमियत रही है। हमें माजरत के साथ ये ज़हनों में बिठा दिया गया है कि बस हमारी कामयाबी यही है कि हम दौलत कमाएं, बच्चों को पालें और यूं जिंदगी के साल पूरे करें और दुनिया से चले जाएं। अगर कोई बैंक बैलेंस और अच्छी कोठी, मकान और गाड़ी वगैरह छोड़कर चले गए तो हम कामयाब चले गए। बिल्कुल दुरुस्त और बजा फरमाया आपने मुफ्ती साहब, ना छोड़ी तो फिर हम नाकाम चले गए। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। जो खराबियां हैं, उन्हीं खराबियों में से एक ये भी है कि हम इन महीनों की इज्जत और अजमत को भी भूल चुके हैं, अफसोस के साथ। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि आपने रिज़्क़ हलाल और हराम की बात की, महंगाई के इस मौजूदा दौर में जहाँ पे 2 वक्त की रोटी खाना भी एक मिडिल क्लास में, गरीब की तो बात ही नहीं करूँगी, उसकी तो नामुमकिन है, एक मिडिल क्लास तबके के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। और हम देख रहे हैं चारों तरफ, आप जानते हैं कराची में कि स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, छीना झपटी, इंसान की ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं, वो कत्ल कर दिया जाता है। ऐसे में लोग रिज़्क़ हलाल और हराम में कैसे फ़र्क करें? या तो वो रिज़्क़ हलाल और हराम का फ़र्क ही भूल गए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में हुकूमतों के ऊपर क्या चीज़ लागू होती है? देखें, बुनियादी तौर पर तो ये तमाम जो जराइम हैं, क्राइम हैं, इनसे निपटना ये रियासत की जिम्मेदारी और ड्यूटी है और ये हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है। और इसी वजह से किसी फर्द वाहिद को कानून को हाथ में लेने की शरअन इजाज़त नहीं दी गई है कि हम खुद किसी मुजरिम को पकड़ें और उसे अपने तौर पर हम सजा देने लग जाएं। यही जिम्मेदारी चूंकि रियासतों की है, इसी वजह से जजा और सजा का जो कानून के निफाज का मामला है, ये हुकूमतों के सुपुर्द किया गया है। लेकिन माजरत के साथ हमारे यहाँ हुकूमतें सिर्फ कुर्सी कुर्सी के खेल में, पकड़ो पकड़ाओ के खेल में, पर्चा पर्चा के खेल में लगी हुई हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं है यहाँ आवाम लुट रही है, यहाँ क्या हो रहा है। हमारे रावलपिंडी शहर, आपने तो कराची की बात की है, मैं इस वक्त इंतहाई परेशानी के आलम में आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी रावलपिंडी में ये तस्वुर भी नहीं था कि यहाँ कोई किसी को खड़ा करके स्नैचिंग करेगा या उससे डकैती करेगा। हम जब कराची की खबरें सुनते थे तो हैरान होते थे, यार ऐसे भी होता है। अब स्ट्रीट क्राइम रावलपिंडी में इतने बढ़ चुके हैं कि अब जनाब हमारे लिए भी बाहर निकलना बड़ा परेशान कुन हो गया है। और ये हमारी पुलिसिंग और ये सारी चीजें फेलियर्स में आ चुकी हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है
कि ऊपर से पूरे का पूरा जो हुकूमती सेटअप है वही जो है ना वो खराब हुआ है। और ऐसे में हम नेशनली और इंटरनेशनली खराबियों के अंदर हैं और हम बड़ी सख्त परेशानियों में हैं। अब आप देखें कि इंटरनेशनली जो इस वक्त इस्लाम के खिलाफ और बिलखुसूस कुरान के खिलाफ जो इस वक्त हुआ है, स्वीडन के अंदर कुरान मजीद कुरान रशीद को सरेआम सरकारी प्रोटेक्शन के अंदर जनाब जलाया गया और उसे फाड़ा गया, बेअदबी की गई, उसके औराक को पांव तले कुछ रौंदा गया। तो ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि हम मुसलमान सियासी हवाले से और इकोनॉमिकली और अपनी मईशत के हवाले से हम कमजोर हैं और हमारा दुश्मन समझता है कि हम उनको जवाब नहीं दे पाएंगे, लिहाजा वो हमें दर्द पे दर्द और ज़र्ब पे ज़र्ब दिए जा रहे हैं। ऐसे में मैं तमाम मुसलमानों से यही कहूंगा, जी, और मैं इसी हवाले से ही बात करना चाह रहा था कि तमाम मुसलमानों से मैं यही कहूंगा कि जब तक हम अपने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की तरफ नहीं लौट कर आते हैं, हम मजीद जिल्लत की तरफ जाएंगे। और इस वक्त जो तौहीन कुरान हुई है तो मुझे हैरानगी है, मैं अभी भी न्यूज चैनल देख रहा था, वहां पर एक साहब वजीर साहब की गिरफ्तारी और पेशी को लेकर बहसें हो रही हैं और इसी तरह कहीं फलां जगह ये हो गया, फलां जगह जमानत हो गई, फलां जगह ये हो गया और पूरी कौम सोई हुई है कि जनाब इस वक्त जो हमारे कुरान हमारे ईमान पर हमला हुआ है। तो उसके हवाले से मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल की साकिब से कि आज जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमात में इंशाअल्लाह उलमा अपना किरदार अदा करेंगे। हुकूमतों को भी चाहिए कि वो सरकारी तौर पर इस चीज को कंडेम करें, इसके खिलाफ एहतजाज करें और मौसर तौर पर ये मगरिब को जवाब दें। ये आए रोज ये तो एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी है कि जो तौहीन कुरान की जाए या तौहीन रिसालत की जाए और दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के दिलों को छलनी किया जाए। तो आज हम सारे जुम्मे की नमाज के बाद इंशाअल्लाह एहतजाज पे निकलेंगे। हम रावलपिंडी में भी एक बहुत बड़ा एहतजाज कर रहे हैं, मेरे क़यादत में इंशाअल्लाह रैली ये होकल अकबर रावलपिंडी से हाईवे इस्लामाबाद की तरफ जाएगी। तो इसमें हम अपनी हुकूमतों से यही मुतालबा करते हैं और करेंगे कि खुदा के लिए आप भी अपना कोई काम करें, ना आप अवाम की जान माल के मुहाफिज रहे हैं, ना आप इकानमी को कंट्रोल कर सके हैं। इस वक्त लोग आटे को तरस रहे हैं, लोग पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं, बच्चे दूध के बगैर बिलक रहे हैं और ऊपर से चलो लफ्ज बोलने होते हैं, ये कोई जुर्रत दिखानी होती है, वो भी तुमसे नहीं हो रहा। इंटरनेशनली तुम्हारे दीन पर हमला हो रहा है और तुम जनाब बीगी बिल्ली बने हुए बैठे हो। आखिर तुमने यहाँ इस दुनिया में कितने अरसे हुकूमतें कर लेनी है, तुमने बिल आखिर अल्लाह और उसके रसूल के सामने पहुंचना है। तो इस वक्त यकीन करें कि दिल खून के आंसू हो रहा है कि हम नेशनली इंटरनेशनली हर एतबार से हम लोग पीछे जा रहे हैं, लेकिन नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। इंशाअल्लाह हम नाउमीदी नहीं फैलाते हैं, नाउमीद नहीं है। मेरा वतन कल भी जिंदाबाद था, मेरा वतन इंशाअल्लाह, ये मेरे अल्लाह का करम है मुसलमानाने बरे सगीर पाक हिंद पर कि उन्होंने हमें ये अल्लाह ताला ने हमें ये वतन दिया है। इंशाअल्लाह मेरे वतन में वो बहारें लौट के आएंगी। इंशाअल्लाह हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हम सबको कुछ मिलकर करना पड़ेगा। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क का तला कायम और दायम रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती हनीफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें कि जी माह रजब की फजीलतों के बारे में और बताया कि हमारी आवाम और आजकल के दौर में मौजूदा दौर में हम लोग कितना दीन से दूर हो गए हैं कि हमें इस्लामी महीनों की फजीलतों के बारे में भी नहीं पता, उनकी बरकत के बारे में नहीं पता। हम उनसे बहुत दूर हो गए क्योंकि हम सिर्फ पैसा कमाने की जंग में और माशी सूरत हालों में से इतना खो गए हैं कि हम दीन से दूर हो गए हैं। ताला हम सबको दीन के करीब लेके आए, आमीन। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हम जैसे कि स्टार्ट में आपसे कहा था कि आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हीरो पाकिस्तानी से। तो हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे नौजवान एथलीट से जिन्होंने सिर्फ 42 दिन में K2 बेस कैंप में साइकिल पर जाने का एजाज़ अपने नाम किया है। और साकिब रहमान वो पहले पाकिस्तानी हैं जो साइकिल पर उम्रे की सादत हासिल करने के लिए अगले चंद दिनों में सऊदीया के लिए रवाना होने वाले हैं। उन्होंने क्या तैयारियां की हैं, साकिब रहमान की अभी तक कहां तक तैयारियां पहुंची हैं, इसी बारे में उनसे जानेंगे। साकिब रहमान हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साकिब एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। साकिब ये बताइए कि उम्रे की सादत के लिए माशाल्लाह से आप रवानगी करने वाले हैं साइकिल पे, तो मुझे बताएं कितनी तैयारियां की हैं आपने, क्योंकि साइकिल पे आप कितने मालिक से होते हुए गुजरेंगे, वीज़ा की हुसूल की तैयारी और फिर उसके बाद साथ साथ किस तरह सामान लेके जाएंगे, वो भी एक साइकिल पे कैसे मैनेज करेंगे ये तमाम चीज़ें?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब रहमान है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान आर्मी के ताउन से इंशाल्लाह मैं चंद दिनों में मुल्तान से मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ के लिए सफ़र शुरू करूँगा। तो इसमें सबसे पहले मुल्तान से फोर्ट मंडरू, कोयटा से ईरान से दुबई और दुबई से इंशाल्लाह सऊदी अरब के लिए ये मेरा सफ़र होगा, रूट प्लान। तो इसमें खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट, ये चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह अपने साथ रखूँगा, क्योंकि अक्सर जगह पे होटल नहीं होते। तो इसके साथ मेरे साथ कैंप भी होगा और कैंपिंग भी करूँगा। तो आप अकेले सफ़र करेंगे या कोई और भी आपके साथ होगा? और उम्र की सादत भी हासिल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये मैं अकेला सफ़र करूँगा। मैंने पहले भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, अकेले में बनाए हैं। तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि खिलाड़ी बहादुर भी होता है और बर्दाश्त वाला भी होता है। तो इंशाल्लाह मैं ये अचीवमेंट करूँगा। तो ये मेरी एजाज़ की बात होगी। एक पीस एम्बेसडर बन के पाकिस्तान की तरफ से जाऊँगा और अपने इस्लामी बरादर ममालिक को खैर तस्लीम भी पेश करूँगा और ईरान, दुबई और सऊदी का परचम भी लेकर जाऊँगा। और इंशाल्लाह ये एक रिकॉर्ड भी होगा और उम्र की सादत भी इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ताला आपके रास्ते की सफ़र के लिए आसानियाँ फरमाएं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप कितना खाना लेके जाएं, कितने दिन का सफ़र होगा? क्योंकि इतना सारा खाना आप एक साथ एक साइकिल पे तो नहीं लेके जा सकते। अगर आप कोई बैकपैक भी अपने साथ रखेंगे तो उसमें तमाम चीज़ें तो नहीं आएंगी। तो रास्ते में कहीं रुक के आप कुछ करते हैं, वहाँ से कोई सामान खरीदते हैं, साओ सामान, या फिर पैसों का अरेंजमेंट कैसे करते हैं? आप फाइनेंशियली आपकी चीज़ें कौन हैंडल कर रहा होता है? देखिए जी, हम थोड़ी मायूसी है गवर्नमेंट पाकिस्तान से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से कि खिलाड़ी को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ISPR को, पाकिस्तान आर्मी का, जिन्होंने मुझे काफ़ी सहूलियात मुहैया की। इस सफ़र के हवाले से मुझे साइकिल भी पाकिस्तान आर्मी ने दी और दूसरे खर्चात भी दिए। तो एक सिविल शहरी को काफ़ी इज़्ज़त मिली। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ISPR का। तो इंशाल्लाह जो रास्ते के अंदर खजूरें, चने वगैरह, ड्राई फ्रूट, ये भी साथ रखूँगा। और जहाँ पे इतना हमें अंदाज़ा होता है कि इतने किलोमीटर के बाद आबादी नहीं होगी, तो हम डबल रोटी, जैम वगैरह ये भी ख़रीद के अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरह काफ़ी आसानी हो जाती है। और 2013 से अब तक काफ़ी सफ़र किए, तो कुछ तजर्बा भी होता है, तो उस तजर्बे को मैं फ़ॉलो करूँगा। अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी साकिब, उसमें आपने मेंशन किया था कि आपने रास्ते में चने तक बेचे हैं। कहीं पहले आपने जो सफ़र किया था, आपने एक 2018 में साइकिल पे K2 बेस कैंप तक का सफ़र किया था आपने, तो वहाँ रास्ते में आपने चने भी बेचे थे और काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना भी किया था। हमारे साथ थोड़ा सा कुछ शेयर करेंगे आपके किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था आपको? मैंने अपनी गेम का आगाज़ 2013 से किया था। 2013 से 2018 तक मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता था। तो मैंने चने भी सेल किए कचहरी के अंदर, मैंने वेटर का काम भी किया और मैंने साइकिल पे खिलौने भी सेल किए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं थोड़े पैसे जोड़ता रहता था। तो इस तरह जब इतने पैसे हो जाते थे कि मैं सफ़र में इससे अपने अखराजात पूरे कर सकूं, तो मैंने वो किए। तो मैं पहला पाकिस्तानी हूँ 2018 में मुल्तान से K2 बेस कैंप तक मैंने सफ़र किया 42 दिन के अंदर। आज तक कोई पाकिस्तानी या गैर मुल्की वान तक नहीं गया था। तो K2 1954 में दरियाफ्त हुई थी। 1954 से आज तक कोई भी पाकिस्तानी साइकिल पे नहीं गया था। तो ये दुनिया का मुश्किल तरीन ट्रैक मैंने 42 दिन के अंदर अबूर करके एक रिकॉर्ड बनाया। और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है और मेरे लिए और पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम वो बहादुर कौम है। हम दुनिया का हर काम करने की जो सलाहियत है अल्लाह पाक ने हमें दी है। मगर थोड़ी मायूसी होती है गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि जो खिलाड़ी को सहूलियत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो एक आपके चैनल से हम अपने जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहते हैं कि जो खिलाड़ी होता है वो मुल्क का सफ़ीर होता है। हम जो अच्छा काम करेंगे, हम जो रिकॉर्ड बनाएंगे, पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा दुनिया में जाएगा। तो मैंने अभी
हाल के अंदर ही मुल्तान से सियाचिन ग्यारी तक भी सफ़र किया। सियाचिन ग्यारी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहता है आपको? फैमिली कुछ नहीं कहती? कितनी दूर दूर आप सफ़र कर रहे होते हैं साइकिल पे? पाकिस्तान आर्मी ने सपोर्ट किया। शुरू में तो फैमिली की सपोर्ट नहीं थी कि एक डेंजरस गेम है पहाड़ों पे साइकिलिंग करना, उसमें क्रैब्स भी होती हैं, उसमें स्लाइडिंग भी होती हैं, काफ़ी एरिया ऐसा होता है कि दूर दूर तक आबादियाँ नहीं होती, पानी नहीं मिलता, हम बर्फ़ खा के भी, जो बर्फ़ होती है वो भी खा के गुजारा करते हैं, तो काफ़ी देर को कुछ खाने की चीज़ें भी मुहैया नहीं होती, तो वो काफ़ी फैमिली से ये सवालात उठते थे। तो अभी माशाल्लाह जब काफ़ी रिकॉर्ड बना लिए हैं तो महल्ले में, मुल्तान में, पाकिस्तान में मुझे भी इज़्ज़त मिलती है, मेरे वालिदैन को भी इज़्ज़त मिलती है, तो अभी वो नहीं रोकते, तो माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट हासिल है। तो इंशाल्लाह मैं और भी वतन के लिए रिकॉर्ड बनाता रहूँगा, इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब रहमान मौजूद थे, एथलीट है और कुछ कहना चाह रहे थे शायद ये, लेकिन ये कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और यहाँ पे देखिए कि उन्होंने हिम्मत की, कितनी महंगी मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने चने बेचे, खिलौने बेचे, खुद पैसे इकट्ठे किए, किसी कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी, उन्होंने इतने पैसे जमा किए कि जब ये रिकॉर्ड बनाने के लिए जा सकते हैं, इनके अखराजात के लिए पैसे काफ़ी हैं, फिर उन्होंने ये काम शुरू किया। तो हमारी दुआ है कि आपका सफ़र साथ खैरियत से गुजरे और आप उम्र की सादत हासिल करें अनकरीब इंशाअल्लाह ताला। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब वक्त हुआ है विजन 2040 का। आज फ्राइडे है और हमेशा हम आपको मिलवाते हैं रिटायर्ड कमांडर जाकिर साहब से। आपको बताते चलूं कि हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती रही है कि जब भी हमारे मुल्क में कोई अच्छा, कोई नेक काम, कोई अच्छा मंसूबा बनाने की कोशिश की जाती है तो मुल्क दुश्मन अनाज से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, दुश्वारियां पैदा करते हैं और इन्हीं तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमारे रिटायर्ड कमांडर जाकिर साहब को, क्योंकि उन्होंने विजन 2040 को पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कमांडर सिटी बनाया है जहां गरीबों के लिए मुफ्त खाना है, राशन की दुकानें हैं जहां आधे पैसे से कम में राशन मिलता है और लोगों के लिए बहुत सारी सहूलियात हैं। ये वाहिद ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने गरीबों के बारे में सोचा है, पाकिस्तान की कौम के बारे में सोचा है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड कमांडर जाकिर साहब, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम कमांडर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कमांडर साहब, क्या मुश्किलात, दुश्वारियां पेश आ रही हैं आपको अपने इस मकसद के हुसूल में? देखें, दुश्वारियां तो जाहिर है ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जब कोई हुकूमती इदारे की तरफ से कोई ज़्यादती होती है तो फिर ज़रूर दिल दुखता है कि एक इतना अच्छा काम हो रहा है कि शहर से बाहर 50 मील दूर एक सोसाइटी मैंने बसा ली और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों फैमिलीज़ आज वहाँ बसी हुई हैं और बहुत सुकून से रह रही हैं। लेकिन अभी ये हुआ कि पिछले दिनों जो है वो हमारे जो है वो रास्ते बंद कर दिए गए और समझ लें कि लोगों को एक कैद में बंद कर दिया गया। ठीक है, अब ये जो मोटरवे के नाम पे ये सुपर हाईवे को कन्वर्ट किया गया है, ये शुरू में भी सबकी रिजर्वेशन यही थी कि अगर इसको मोटरवे बनाना है सुपर हाईवे को, वैसे तो दुनिया में कभी किसी रोड को मोटरवे में कन्वर्ट नहीं किया जाता, मोटरवे हमेशा एक नई जगह से गुजरती है और हमारे मुल्क में भी इतनी मोटरवे हैं। लेकिन ये जो सुपर हाईवे ये सबसे बिजी रोड था और इस पर बहुत सारे बिजनेसेस थे और बहुत सारी सोसाइटीज़ थी आज से कई साल पहले से। ठीक है, लेकिन जब इसको मोटरवे में कन्वर्ट करना था तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट था कि उसके दोनों तरफ सर्विस रोड दिया जाए। सही, ठीक है, ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, आप इसको बंद कर दें, मोटरवे बना लें ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है और काफी सारी सोसाइटीज हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, काफी चीजें लाइन से गांव हैं, विलेजेस हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब उनको क्यों तकलीफ देनी है? क्योंकि देखें ये मकसद तो होता है मोटरवे का फैसिलिटेट किया जाए, ठीक है, आसानियाँ दी जाए, लोगों के साथ भला किया जाए। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि वो जो सर्विस रोड है वो नहीं बनाया गया और अब कोशिश की जा रही है कि इस मोटरवे को बंद किया जाए। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि लोग अदालतों में चले गए, कोर्ट्स में चले गए, स्टे ले लिया। अब मजबूरन इनको फिर उनको रास्ते देने पड़े।
तो इस वक्त कुछ 67 के करीब जगह हैं जहाँ से ये रोड खुला हुआ है और लोग आ जा रहे हैं, ठीक है। उसमें गधे भी आ रहे हैं, जानवर भी आ रहे हैं, ठीक है। और इंतहाई बेज़ाब्तगी है इस रोड पे। और अभी इन्होंने जुल्म ये किया कि हमारे जो है रास्ते बंद कर दिए, गड्ढे खोद दिए हर तरफ से। हमारा सर्विस रोड तक जो है वो गड्ढे खोद के बंद कर दिया गया। जो हमारा कराची की तरफ सर्विस रोड जा रहा था उस पे गड्ढा खोद के उसको बंद कर दिया गया और हमें कहा गया कि आप अब हैदराबाद की तरफ जाएं, 43 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करें कच्चे रोड पे, आपकी फैमिलीज और आपके बच्चे, क्योंकि लड़कियां यूनिवर्सिटी जा रही हैं, लोगों के कराची में कारोबार है। अब मैं हर इदारे के पास जा के तंग आ गया हूँ। अब हम कोर्ट में जा रहे हैं कि ये जो ज्यादती हमारे साथ शुरू की है, अगर 67 जगहों से ये खुला हुआ है और लोग फ्रीली आ जा रहे हैं, तो एक सोसाइटी जिसमें लोग सुकून से बस रहे हैं, वहाँ पे सैकड़ों फैमिलीज रह रही हैं, उनसे किसी को क्या तकलीफ है? उसी रास्ते को क्यों बंद किया तो पहले तो हमें अप्रूवल दिया गया, ठीक है, कि आप यहाँ पे अपना एमटेक लगा लें। हमें इक्विपमेंट इशू किया गया, हमारे को 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च करवाए गए। और जब वो इक्विपमेंट सब लग गया कि भाई हम पे करके आएंगे जाएंगे, उसके इनॉग्रेशन से एक दिन पहले वो सारा इक्विपमेंट उतार के कोई ले गया। मतलब पैसे दिए हुए उतार के ले गए, ठीक है। कौन लेके गया नहीं पता चल नहीं, ये तो पता चल गया कि वो वही इदारे जो मोटरवे के जिम्मेदार हैं, वो ले गए। जब मैं उनके पीछे भागा, जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जी ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर। अब पता नहीं ये ऊपर क्या है, ऊपर कौन सा ऑर्डर है? ऊपर तो रब की जात है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं इंसानी फलाह काम कर रहा हूँ, मैं चैरिटी के लिए काम कर रहा हूँ। पूरी सोसाइटी रियासत मदीना का एक मॉडल बना रहा हूँ। वाहिद बंदे हैं जिसने हमारे पाकिस्तानी गरीब अवाम के बारे में सोचा, उनकी मैं बहुत भागा, मैं FW के दफ्तरों में गया, मैं NHA के दफ्तरों में गया, मैं सबसे मिला, लेकिन किसी ने मेरी अभी तक नहीं सुनी। और अब मजबूरन हम कोर्ट में हमें जाना पड़ रहा है कि शायद कहीं सुनवाई हो जाए, किसी का कोई दिल दुखे कि नहीं ये आबादी है, इसको हमें जेल में नहीं बंद करना। अच्छा, मेरा सिर्फ एक मुतालबा है, हमें सर्विस रोड दे दो। सही, बिल्कुल सही, हमें सर्विस रोड दे दो। हम मोटरवे नहीं यूज करना चाहते, हमें रिस्पेक्टेबल सर्विस रोड दे दो। जो लकी सीमेंट इंटरचेंज है कराची की तरफ पहला, उससे हमें कनेक्ट कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम। हाँ, जब तक सर्विस रोड नहीं है, हमें आरजी एमटेक जो सब हमने लगा लिया था, सब इक्विपमेंट लग गया था। आज पतरी क्या हो गया है, ठीक है। अब मोटरवे का क्या हाल है ये मैं आपको बता दूं। अब मैंने एक सर्वे किया, उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो हम चीफ जस्टिस को भी भेज रहे हैं, हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबको भेज रहे हैं, ठीक है। 50 जगह पे जो हमने मार्क किए हैं, ये मोटरवे टूटी हुई है, या बम्स हैं या गड्ढे हैं, ठीक है। जहां से गाड़ियां कई उलट गई हैं, कई लाशें हमने उठाई हैं कमांडर सिटी, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल है ना, एम्बुलेंस वगैरह है, तो फटाफट हमें फोन आ जाता है कि जी उधर एक्सीडेंट हो गया, आप आए जल्दी से, ठीक है। ये एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? गधे उधर फिर रहे हैं, भैंसें उधर फिर रही हैं मोटरवे पे, बकरियां उधर फिर रही हैं, क्योंकि हर तरफ से खुला हुआ है। तो ये मोटरवे कहां से रहा? तो मोटरवे देखिए, इंटरनेशनल डेफिनेशन तो वो मीट ही नहीं कर रहा। फिर 70,000-80,000 गाड़ियां डेली गुजर रही हैं, करोड़ों रुपए डेली वो टोल कलेक्ट किया जा रहा है। अब पता नहीं वो टोल इतनी बड़ी अमाउंट में जो मोटरवे के नाम पे, देखिए एक आपका एक रेपुटेशन भी होती है ना, फॉरेनर्स भी आते हैं, वो भी इधर ट्रेवल करते हैं, वो इसको देख के हंसते हैं कि ये कैसा मोटरवे, ये मोटरवे के नाम पे मजाक है, जिसमें गधे गाड़ी चल रहे हैं, गधे गाड़ी चल रही है, भैंसे गुजर रही है, रिक्शे चल रहे हैं, भैंसे गुजर रही है, ये कैसा मोटरवे? तो इसको मजाक बना दिया गया। तो ये जो है किसी को ये एहसास होना चाहिए, जिसने भी इसको एक्सेप्ट किया, जा रहे गवर्नमेंट इदारे ही थे ना जिसने कंस्ट्रक्ट किया। फिर एक स्टैंडर्ड पे हमें पता है कि जब चीज़ टेक ओवर की जाती है तो उसको चेक किया जाता है, कि स्टैंडर्ड पे उसको चेक किया जाता है, ठीक है। आखिर में वक्त की कमी हमारे पास, कुमार साहब आखिर में पूछना चाहूंगी, जल्द से आप जवाब दे दीजिएगा जल्दी से इस बात का, कि आखिर में गवर्नमेंट के इदारों से आप किस तरह की सपोर्ट चाहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट के इदारों से तो यही सपोर्ट कि वो फैसिलिटेट करें, जहाँ लोग बसते हैं लोगों को फैसिलिटेट करना है, उनके लिए हर्डल्स और प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना। लेकिन अगर इसी तरह के हर्डल्स और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो ये लोगों के साथ ज्यादती है, फिर हमें मजबूरन फिर शोर भी मचाना पड़ेगा, उठ के खड़ा भी होना पड़ेगा, जुल्म के खिलाफ अदालतों के भी दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, जो हमें मजबूरन अब करना पड़ रहा है। आपको लग रहा है अदालतों से आपको इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए ना, मिले ना मिले वो बात की बात है, उम्मीद तो रखनी चाहिए। हमें अपना जोर पूरा लगाना है, जो इंशाल्लाह हम लगाएंगे।
और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं किसी एक अदालत में इंसाफ ज़रूर होगा। इंशाल्लाह आमीन। हमारी दुआ है कि आपको ज़रूर जल्द से जल्द इंसाफ मिले और ज़रूर आपकी सुनवाई होगी कि आप इतना नेक काम करें, इतना बेहतरीन काम करें हमारे मुल्क के, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी आपका साथ ज़रूर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब हमारे शो में, और इसी के साथ ही शो का वक्त होता है ख़त्म। अब मुलाकात होगी आपसे मंडे को। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़। आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया, बोल है दुनिया, बोल है। 2022 बहुत तरह के भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।